नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोदी पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश पढ़ने वाला हूँ उस पुस्तक का शीर्षक है बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा। इसमें बेंजामिन लिखा है, मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी में तो बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं, तो मैं उसी उच्चारण का प्रयोग करता हूँ। हालांकि बेंजामिन हिंदी में यूज़ किया जाता है, पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा, तो मैं उसी तरह उच्चारण करूँगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा है ये। इसी में से मैं कुछ अंश आज पढ़ूँगा। ये अंग्रेज़ी किताब का अनुवाद है, तो अंग्रेज़ी में ये है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैं इसमें से कुछ अंश पढ़ूँ इसके पहले आइए कुछ हम जान लें बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म हुआ था जनवरी 1706 में, और उनकी मौत हुई थी 17 अप्रैल 1790 में। यहाँ पे दो डेट दिए हैं उनकी जो जन्म तिथि है वो दो दी गई है, यानी एक जूलियन जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से, और एक ग्रेगोरियन मेरे ख्याल से। तो खैर उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जो मुख्य जो तिथि है मैं उसको बता देता हूँ। तो जन्म उनका हुआ था 1706 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1790। तो बहुत ही पहले के ये लेखक हैं। ये जाने जाते थे एक महानतम अमेरिकन के रूप में अपने ज़माने में। अभी भी जो सर्वश्रेष्ठ अमेरिका के बुद्धिमान लोग हुए हैं उनमें इनकी गिनती होती है। तो आइए देखें कि हिंदी विकिपीडिया क्या कहती है बेंजामिन फ्रैंकलिन जी के बारे में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक थे, यानी फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। एक प्रसिद्ध बहुश्रुत, मेरे ख्याल से पॉलीमैथ जो अंग्रेजी में शब्द है उसी का ये अनुवाद है, यानी कई विषयों के जानकार। एक प्रसिद्ध बहुश्रुत फ्रैंकलिन एक प्रमुख लेखक और मुद्रक प्रिंटर थे, व्यंग्यकार, राजनीतिक विचारक, राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, आविष्कारक, नागरिक कार्यकर्ता, राजमर्मज्ञ, सैनिक और राजनयिक थे। एक वैज्ञानिक के रूप में बिजली के संबंध में अपनी खोजों और सिद्धांतों के लिए वे प्रबोधन और भौतिक विज्ञान के इतिहास में एक प्रमुख शख्सियत रहे। तो देखिए वैज्ञानिक भी थे। तो आज मैं जो अंश पढ़ने जा रहा हूँ उसमें कुछ वैज्ञानिक तकनीक भी है अपने आप को सुधारने की, इसलिए आप ये वीडियो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेज़ी में मैंने बनाया है, तो अगर आपको अंग्रेज़ी में सुनना पसंद है तो आप अंग्रेज़ी वीडियो भी सुन सकते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि एक ही चीज़ को दोनों भाषाओं में सुनने से हमारी समझ उस विषय की बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादातर मेरे पास जो किताबें हैं वो दोनों भाषाओं में हैं। तो जैसे नेहरू जी की ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो मेरे पास वो हिंदी में भी है, विश्व इतिहास की झलक, और गांधी जी की भी आत्मकथा हिंदी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, और इसी तरह स्वामी शिवानंद जी की कई पुस्तकें हिंदी अंग्रेज़ी में रखा हूँ। और यही मेरा विचार है कि हर क्षेत्र में मेरे पास हिंदी और अंग्रेज़ी में किताबें रहें। जैसे मैं एक तकनीकी लेखक हूँ, तो मेरे पास अंग्रेज़ी की तो बहुत सारी तकनीकी लेखन की किताबें हैं, पर हिंदी में ज़्यादा छपी नहीं है तकनीकी लेखन पे। पर DRDO ने एक अच्छी किताब छापी है, और इग्नू के मेरे ख्याल से कुछ कोर्सेस हैं तकनीकी लेखन पर, तो वो भी मेरे पास हैं। और मेरा खुद का एक इरादा है कि मैं भी हिंदी में एक अच्छी किताब लिखूँ। तो हमें मातृभाषा की भी सेवा करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, अच्छी किताबों का अनुवाद करना चाहिए। हर आदमी एक अपने क्षेत्र में अगर वो अपनी भाषा को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, यानी जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में मेरी भाषा में भी किताबें आसानी से उपलब्ध हों। अभी मुश्किल से मिलती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई किताब तकनीकी लेखन पे ख़रीदना है, तो मैं फ्लिपकार्ट पर जाता हूँ या अमेज़ॉन पर जाता हूँ, तो बहुत कम किताबें दिखेंगी तकनीकी लेखन पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि हर देश से शिक्षा, कला और ज्ञान के क्षेत्र की जो किताबें हैं उन्हें अपनी भाषा में हमें प्रचार करना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। खैर आते हैं हम मुख्य चीज़ पर आज के। तो मैं पहले कुछ अंश पढ़ता हूँ और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम इस अंश की चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा करूँ, इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा कि कैसे एक व्यक्ति ने, जो कि सेल्स की दुनिया में बहुत पिछड़े हुए थे, इनकी तकनीक को आजमा कर देखा और उससे अपने पूरे करियर को बदल दिया। अपने क्षेत्र में टॉप पर पहुंच गए, सबसे ऊंचाई वाले स्थान पे जो शिखर होता है, शिखर पर पहुंच गए। तो आइए मैं इसमें से पहले कुछ अंश पढ़ता हूँ। कुछ
मैं छोड़ता जाऊंगा क्योंकि बहुत थोड़ा लंबा अंश है, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए कामगार है या जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो अब शुरू किया जाए। नैतिक सद्गुणों की विभिन्न गणनाएं करते हुए मुझे अपनी पाठ्य सामग्री को देखना पड़ा। मैंने अनुसूची यानी कैटलॉग को लगभग असंख्य पाया, क्योंकि विभिन्न लेखकों ने कम या ज़्यादा विचारों को एक ही नाम से शामिल किया था। उदाहरण के लिए मिताहार यानी कम खाना पीना या लिमिट में खाना पीना। उदाहरण के लिए मिताहार खाने पीने की कुछ सीमाओं तक परिसीमित था, जबकि अन्यों द्वारा यह हर अन्य सुख, अभिरुचि, प्रवृत्ति या भावावेश, शारीरिक हो या मानसिक, यहाँ तक कि हमारी लोलुपता एवं महत्वाकांक्षा तक विस्तृत था। स्पष्टता एवं पारदर्शिता की खातिर ज़्यादा नाम उपयोग करने के लिए मैंने स्वयं को प्रस्तावित किया था। कम नामों में ज़्यादा विचारों की अपेक्षा ज़्यादा नामों में हर किसी नाम से कम विचार जुड़े थे। मैंने सदाचार के 13 नामों को जोड़ा, जो मुझे उस समय अनिवार्य या अपेक्षित लगे, और हर किसी से एक बोध, ज्ञान, नीति, वचन, उपदेश या निर्देश जुड़ा था, जो मेरे द्वारा दिए अर्थ को पूर्णतया अभिव्यक्त करता है। एक ही समय पर एक ही सद्गुण पर लक्ष्य देकर उसमें दृढ़ हो जाने पर दूसरे को ग्रहण करने का निश्चय किया। प्रत्येक सद्गुण का नाम अपने नीति वचन सहित नीचे दिया गया है। तो ये जॉन लॉक एक इंग्लैंड के दार्शनिक थे। उन्हीं की आइडिया है, उन्हीं के जो विचार थे वही ये प्रकट कर रहे हैं। जॉन लॉक का मेरे ख्याल से मानना था कि आप ज़्यादा शब्द इस्तेमाल कीजिए, पर यानी किसी विचार को संग्रहित करने के लिए या उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे कहा था, व्यवस्थित करने के लिए, मतलब अपने क्षेत्र में आपको विचारों को व्यवस्थित करना है, तो आप ज़्यादा आइडियाज़ या ज़्यादा शब्दों का उपयोग कीजिए, पर एक शब्द के साथ कम विचारों को जोड़िए या कम आइडियाज़ को जोड़िए। तो इससे क्या है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसके अर्थ सटीक होंगे, यानी क्लियर होंगे, स्पष्ट होंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग क्या करते हैं कि कम शब्द इस्तेमाल करेंगे पर हर एक शब्द के अर्थ कई रहेंगे। तो ऐसा करने से क्या, विचार शक्ति कमज़ोर हो जाती है या मुश्किल होता है उन शब्दों का एक वैज्ञानिक प्रयोग करने में। हो सकता है मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, तो मैं ज़रा बात दोहरा देता हूँ। कम शब्दों का प्रयोग करके हम कम शब्दों का प्रयोग करें पर एक शब्द से कई विचार जुड़ें, तो उससे विचार करने की जो प्रक्रिया थोड़ा धीमी हो जाती है या स्पष्ट नहीं रहती है। पर अगर हम ज़्यादा नाम इस्तेमाल करें, ज़्यादा संज्ञाएं इस्तेमाल करें, पर हर संज्ञा के साथ बहुत कम विचार जुड़े हों, तो उससे क्या है, स्पष्टता बढ़ती है। क्योंकि जब हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो सटीक होंगे और किसी एक सीमित अर्थ में ही हम उसका प्रयोग करेंगे। कविता में ये चलता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कवि की एक पंक्ति से जितना अर्थ शायद कवि ने सोचा भी नहीं होगा, उससे अर्थ निकालते रहते हैं। तो ये काम साहित्य में चलता है, मतलब ऐसा साहित्य जो काल्पनिक है, कल्पना इसमें मुख्य स्थान रखती है। पर गैर काल्पनिक साहित्य में, जिसे नॉन फिक्शन कहते हैं, उसमें तो जितना आपका शब्द सीमित रहेगा और स्पष्ट रहेगा, उतना ही आपकी विचार प्रक्रिया स्पष्ट रहेगी। तो आइए अब देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 13 सद्गुण यहाँ लिख लिए। तो अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये केवल सद्गुण के क्षेत्र में ही नहीं, आप हर क्षेत्र में इसे लागू कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक सफल, मान लीजिए सेल्समैन होना चाहते हैं या सफल बिजनेसमैन होना चाहते हैं, तो 13 चीज़ें ऐसी लिखिए जिसमें आपको सफल होना है और उन पर एक प्रक्रिया आजमाइए। तो अभी प्रक्रिया क्या है वो तो हम आगे देखेंगे, पर पहले आपको लिस्ट करना है या एक सूची बनानी है, एक फहरिस्त बनानी है उन गुणों की या उन कौशलों की जो आप हासिल करना चाहते हैं। कुशलता, कौशल, स्किल को हिंदी में तो कौशल ही कहते हैं। तो वो जो कौशल है जो अलग अलग क्षेत्र में आप हासिल करना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्र यानी अलग अलग कैटेगरी में या वर्ग, एक वर्गीकरण आप कर सकते हैं या, और आप ये निश्चित कर सकते हैं कि ये 13 चीज़ें हैं जिनमें मैं महारत हासिल करना चाहता हूँ, जिनमें मैं कौशल हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं कुछ जो इसमें सूची में गुण उन्होंने लिस्ट किए हैं वो मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। मिताहार, टेम्परेंस, यानी भोजन इतना नहीं करना कि सुस्ती आ जाए, पानी इतना नहीं पीना जिससे सिर फिर जाए। दूसरा गुण है मौन, यानी साइलेंस। अब मैं सभी के लिए जो नीचे उन्होंने ये दिया है
नीचे या मतलब उसके साइड में यानी एक गुण है और फिर उन्होंने कुछ लाइन लिखी है उस गुण के बारे में, कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। तो मैं कुछ गुणों के लिए पढ़ देता हूँ, सभी को पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तीसरा है व्यवस्था, ऑर्डर, अपनी प्रत्येक वस्तु को उसके योग्य स्थान पर रखना और अपना प्रत्येक कार्य नियमित समय पर करना। चौथा है निश्चय, रेजोल्यूशन। पांचवा है मितव्यय, फ्रूगैलिटी। छठवां है उद्योग, इंडस्ट्री, यानी समय को व्यर्थ न गंवाना, हमेशा कुछ उपयोगी काम में लगे रहना, व्यर्थ के सभी काम छोड़ देना। सातवां है शुद्ध भाव, सिंसेरिटी। आठवां है न्याय, जस्टिस। नौवां है क्षमा, मॉडरेशन। क्षमा तो मॉडरेशन का नहीं होगा, मॉडरेशन का अर्थ होगा एक तरह से जो हम हर चीज़ में एक सीमा के अंदर बद्ध रहते हैं, न ज़्यादा न कम उस क्षेत्र में जाते हैं, तो उसको हम मॉडरेशन बोलते हैं। खैर, क्षमा, मॉडरेशन। स्वच्छता, क्लीनलीनेस, शांति, ट्रैंक्विलिटी, शुद्धता, चैस्टिटी, और नम्रता, ह्यूमिलिटी। तो इन 13 गुणों को उन्होंने पहले एक लिस्ट किया, उनको सूचीबद्ध किया। अब आइए मैं कुछ पंक्तियाँ छोड़ देता हूँ और मैं आता हूँ सीधे उनके तरीके पर कि उन्होंने क्या तरीका अपनाया। तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ क्या उन्होंने कहा है इसके बारे में, और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। मैंने एक पुस्तिका, नोटबुक बनाई जिसमें हर सद्गुण के लिए एक अलग पृष्ठ रखा। ध्यान दीजिए, पहले उन्होंने एक पुस्तिका, नोटबुक बनाई जिसमें हर सद्गुण के लिए एक अलग पृष्ठ रखा। तो आज कंप्यूटर का ज़माना है, तो आप एक एक्सेल शीट ले सकते हैं और उसमें अलग अलग शीट बना सकते हैं। जैसे एक्सेल शीट, वो जो वर्कशीट आती है, उसके अंदर आप नीचे छोटा छोटा टैब देखेंगे तो उसमें आप अलग अलग शीट बना सकते हैं। तो 13 शीट आप बना सकते हैं, उसमें हर गुण के लिए एक अलग शीट। मैंने एक पुस्तिका, नोटबुक बनाई जिसमें हर सद्गुण के लिए एक अलग पृष्ठ रखा, यानी अलग पन्ना रखा। प्रत्येक सद्गुण के लिए एक प्रारूप बनाकर उस पर लाल व काली स्याही से ऐसे चिन्ह निश्चित कर दिए थे जिन पर से प्रतिदिन के अपराधों की गणना सरल से हो जाया करती थी। हर पृष्ठ में 7 कॉलम, कॉलम को स्तंभ भी कहते हैं। मैं तकनीकी शब्दावली का थोड़ा अध्ययन कर रहा था, तो उसमें देख रहा था कॉलम को क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं। तो कॉलम का होगा स्तंभ, जिन पर से प्रतिदिन अपराधों की गणना सरलता से हो जाया करती थी। हर पृष्ठ में 7 कॉलम थे, यानी 7 स्तंभ थे। सप्ताह के हर दिन के लिए एक, जिसमें हर कॉलम में उस दिन के लिए एक अक्षर या लेटर होता। मैं इन कॉलम्स पर 13 लाल लाइनों से निशान लगाता, यानी अब रो की बात कर रहे हैं, पंक्ति, टेबल यानी सारणी जो होती है, तालिका। मैं इन कॉलम्स पर 13 लाल लाइनों से निशान लगाता, हर लाइन के शुरू में किसी सद्गुण के प्रथम अक्षर से अंकित करता, जिस लाइन पर और उपयुक्त कॉलम में मुझे काला निशान लगाना होता, जिससे परीक्षण के उपरांत मुझे उस दिन किए अपराध की गणना सरलता से हो जाती थी। तो अब याद रखिए कि क्या कर रहे हैं, याद क्या रखिए, मतलब मैं बता देता हूँ कि इस टेबल को देखिए और वो क्या कर रहे हैं उसको मैं बता देता हूँ। तो ऊपर उस सद्गुण को लिखना है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, यानी आप ये टेबल आपको हर गुण के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहला गुण है मिताहार, क्या, हाँ, मिताहार, टेम्परेंस है अंग्रेजी में, मिताहार। फिर मिताहार के बारे में 1-2 पंक्ति की, मिताहार से आपका क्या आशय है, क्या आप समझ रहे हैं। तो उस पर एक पंक्ति जैसे इन्होंने लिखा है, इतना भोजन नहीं करना जिससे सुस्ती आ जाए और इतना पानी नहीं पीना जिससे सिर फट जाए। तो आपको अंदाज़ा रहे कि आपका मतलब क्या है इस शब्द से। और फिर आप देखेंगे ये सब कॉलम्स हैं, यानी स्तंभ हैं। तो एक पहला कॉलम है, आपको ये जो सारे गुण आप हासिल करना चाह रहे हैं उनको आप लिस्ट लिख लीजिए। पहले कॉलम में जो जैसे 13 गुण है, तो मिताहार, मौन और जो अन्य गुण अभी हमने पढ़े, तो उन्हें आप लिख लीजिए पहले कॉलम में। फिर ये बाकी 7 कॉलम दिन के लिए, हर दिन के लिए। तो रविवार से शुरू होके शनिवार तक जाती है ये कड़ी, या ये कॉलम्स जाते हैं। तो हर कॉलम में दिन के लिए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या उन्होंने कहा कि हर हफ्ते वो केवल एक पर ध्यान देंगे। तो एक और मैं जो पैराग्राफ आएगा उसको पढ़ देता हूँ, फिर मैं इस पर चर्चा करता हूँ। तो अब आइए आगे देखें क्या करते हैं। इसी प्रकार क्रमानुसार दूसरे सद्गुणों के लिए भी मैंने पृष्ठ बना रखे थे। एक पूरे सप्ताह तक मैं एक सद्गुण पर एक सप्ताह एक सद्गुण, एक पूरे सप्ताह तक मैं एक सद्गुण पर खास ध्यान केंद्रित करता था। जैसे कि पहले सप्ताह मिताहार के विरुद्ध मैंने हर संभव अपराध न करने पर ध्यान रखा, जबकि अन्य सद्गुणों को साधारण माना, केवल उस दिन के अपराधों पर हर शाम को निशान लगाता।
इस तरह यदि पहले सप्ताह में मैंने अपनी पहली लाइन मिताहार पर कोई निशान नहीं लगाता तो मान लेता कि उस सद्गुण की आदत या प्रवृत्ति काफ़ी मजबूत है, और यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो कमज़ोर। फलतः अगले सद्गुण सहित इस पर भी मुझे ज़्यादा ध्यान देना होता तथा जिससे अगले सप्ताह दोनों लाइनों पर कोई निशान न लगने पाए। इस प्रक्रिया के पूरा होने में सद्गुणों की संख्या 13 होने से पूरे वर्ष में 4 बार प्रत्येक सद्गुण का नंबर आता। प्रतिदिन दिन भर के काम याद कर रात्रि को मैं सद्गुण का पृष्ठ भरता, और यदि किसी सद्गुण में कोई अपराध हो जाता, त्रुटि रह जाती, तो वह दिखाने को काले निशानों के चिन्ह लगा देता। खेत को यदि नीदना खरपतवार उखाड़ना हो तो खड़ी हुई टेढ़ी घास को एक ही बार उखाड़ने से कुछ काम नहीं होता, जिसकी जड़ें काफ़ी नीचे मजबूती से जमी होती हैं, बल्कि एक बार में एक क्यारी लेकर पहले अच्छी तरह उसकी निराई करने के बाद ही दूसरे का काम हाथ में लिया जाए तो बराबर साफ हो जाएगी। इसी तरह सभी सद्गुणों को एक साथ ग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन आरंभ में एक गुण को लिया जाए और जब वह आदत गढ़ जाए तो दूसरे को लिया जाए। इस प्रकार से सभी सद्गुण अच्छी तरह से ग्रहण किए जा सकते हैं। वास्तव में रोज परीक्षण कर 13 सप्ताह के बाद एक साफ सुथरी पुस्तिका देख मुझे प्रसन्न होना था। अब इसके बाद कुछ अन्य पंक्तियां मैं छोड़ रहा हूँ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या करते थे, हर हफ्ते एक केवल सद्गुण पर ध्यान देते थे, और उन्होंने 13 सद्गुण इसलिए लिया कि 13 × 4 कितना हो गया, 52, 52। तो एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो इसलिए इन्होंने 13 सद्गुणों की एक सूची बनाई है। तो 13 इस प्रक्रिया को आप 4 बार करेंगे साल में। तो मान लीजिए पहले हफ्ते आपने पहले सद्गुण पर ध्यान दिया, दूसरे सप्ताह में दूसरे सद्गुण पर ध्यान दिया, ऐसे 13 हफ्ते हो गए। 13 हफ्ते के अंत में अब जब 14वां हफ्ता आएगा तो आप वापस यहाँ आ जाएंगे और फिर ये प्रक्रिया दोहराएंगे। तो पहले हफ्ते फिर इस पर ध्यान देंगे, पहले सद्गुण पर, फिर दूसरे हफ्ते इस पर, ऐसे ही अब फिर 13 हफ्ता दूसरा जो साइकिल आ गई प्रक्रिया का को दूसरी बार जब आप दोहराने लगे फिर उसका अंत आएगा, फिर तीसरी बार आप दोहराएंगे यही प्रक्रिया। तो आप तीसरी बार जब इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप क्या 26 हफ्ते बीत गए होंगे, अब 27वें हफ्ते से फिर जो बाकी 13 हफ्ते हैं उस पर आप आ जाएंगे। फिर इसी तरह अब चौथी बार जब आप करेंगे तो आप इस जो कालखंड है उसके आखिर में आ जाएंगे, मतलब ये जो 13 हफ्तों का कालखंड है वो पूरा वर्ष पूरा कर देगा। तो आप जब इस 13 हफ्ते के कालखंड को 4 बार दोहराएंगे साल में तो ये पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। तो इसी तरह आप हर साल इसको दोहरा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया से आप हर एक सद्गुण को हासिल करने के लिए 4 हफ्ते लगा रहे हैं साल में, और पूरा ध्यान आपका केंद्रित है इन हर एक सद्गुणों पर। एक हफ्ते में एक सद्गुण, और इसी तरह आप 4 हफ्ते लगाएंगे हर सद्गुण पर एक साल में। तो इससे क्या होगा कि आप साल के अंत में इतना विकसित कर लेंगे अपने आप को कि आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और यही बात एक महान जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने भी कही है। तो आखिर में मैं बताऊंगा वीडियो में कि कैसे उन्होंने इसी तकनीक को लागू किया और कैसे वो सफल हो गए। आशा है मैंने एक स्पष्ट रूप से बता दिया प्रक्रिया को, तो वीडियो के अंत में एक बार मैं फिर दोहरा दूंगा। और अब आइए जो मैंने कुछ पंक्तियाँ और पढ़ने का निश्चय किया वो भी मैं पढ़ लूँ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का क्या मानना था इस तकनीक के बारे में। यह विवरण 79 वर्ष की अवस्था में लिखा गया है। इतनी आयु तक ईश्वर की कृपा से इस छोटी सी योजना के कारण मैंने हमेशा सुख भोगा है। इसी से यह बात अपने वंशजों को बतला देना मैं उचित समझता हूँ। अब मेरे बाकी बचे जीवन में कौन कौन सी विपत्तियाँ आएंगी यह तो ईश्वर ही जाने। कदाचित विपत्तियाँ आ जाएंगी तो मैं अपने अभी तक भोगे हुए सुख के चितवन से ईश्वर के अधीन होकर उन्हें सहन कर सकूंगा। मेरा लंबे समय से बना हुआ स्वास्थ्य और शक्ति संपन्न शरीर मिताहार के कारण ही है। मैं छोटी आयु में पैसा इकट्ठा करके अच्छी स्थिति वाला हुआ और दूसरों को ऐसा ज्ञान दे सकूं, ऐसा उपयोगी नागरिक बन पाया। विज्ञ समुदाय में मैं जो थोड़ा बहुत यश अर्जित कर सका यह मेरी आलोचनात्मक और प्रयत्नशील प्रकृति के कारण, मेरे देशवासियों का मुझ पर विश्वास तथा मुझे मिले हुए सम्मान युक्त ओहदा मेरे शुद्ध भाव और न्याय के कारण है। मैंने जो सद्गुण उन्होंने विकसित किया उसी कारण जो जीवन में उन्होंने
इतनी सफलता हासिल की वो उन्होंने हासिल कर पाई। मेरा स्वभाव शांत और हंसमुख है। बहुत से लोग मेरी संगति में रहने की इच्छा रखते हैं और छोटे से छोटा बालक भी मुझे चाहता है। इसका कारण वे सब सद्गुण हैं जिन्हें मैं बहुत ही अपूर्ण रीति से ग्रहण कर सका। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ वंशज इसका अनुसरण कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी आने वाली पीढ़ी को कह रहे हैं कि आप इसका अनुसरण कीजिए, इसको फॉलो कीजिए और उसका लाभ उठाइए। जैसे अंग्रेजी में उन्होंने कहा रीप द बेनिफिट, तो उसका फल आप भी भोगिए जैसा इन्होंने उसका लाभ उठाया, आप भी उसका लाभ उठाइए इस तकनीक का। तो आइए अब मैं वीडियो का अंत करता हूँ और मैं एक बार फिर इस टेबल के बारे में बता देता हूँ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि 13 सद्गुण या 13 कौशल जो वे अपने आप में विकसित करना चाहते थे, उनकी एक सूची बनाई 13 सद्गुणों की, और फिर उन्होंने निश्चय किया कि हर एक हफ्ते वे बस एक सद्गुण पर ध्यान देंगे और ये प्रक्रिया जारी रखेंगे 13 हफ्तों तक, और फिर 13 हफ्तों के अंत में वे फिर वापस पहले वाले सद्गुण पर आ जाएंगे और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। और साल में 4 बार हो जाती है, क्योंकि साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 13 × 4 52, तो ये प्रक्रिया 4 बार पूरी हो जाती है साल में। इसका मतलब हर एक सद्गुण पर आप 4 हफ्ते पूर्ण रूप से केंद्रित रहेंगे, यानी आपका ध्यान 4 हफ्ते साल में केंद्रित रहा होगा। यानी इस प्रक्रिया के अंत में आपने 4 हफ्ते लगा दिए होंगे हर एक सद्गुण को अर्जित करने में। तो इससे जो आपको सफलता मिलेगी वो किसी अन्य तकनीक से नहीं मिल सकती, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन का मानना था। और यही है वो तालिका या टेबल या सारणी जो आपको बनाना है। तो पहले हफ्ते आप ऊपर लिख लीजिए कौन सा सद्गुण आप विकसित करना चाहते हैं। ये हर क्षेत्र में आप लागू कर सकते हैं। आप बिजनेस में हैं तो मान लीजिए आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, और आप कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने कस्टमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, ऊपर वही लिख दीजिए। मान लीजिए पहला हफ्ता है अपने कस्टमर की जानकारी बढ़ाओ, तो पहले हफ्ते आप केवल उस पर ध्यान देंगे। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऊपर इस सद्गुण को लिख लीजिए या कौशल जो आप विकसित करना चाहते हैं, महारत जो हासिल करना चाहते हैं, उसको लिख लीजिए और उस पर एक लाइन लिख दीजिए कि उससे आपका मतलब क्या है उस महारत से। और फिर आप यहाँ उन 13 सद्गुणों या कौशल या महारत जो आप हासिल करना चाहते हैं उनको लिख लीजिए यहाँ। और फिर यहाँ हफ्तों के कॉलम है या स्तंभ है, और ये पंक्तियाँ हैं, रोज़ हैं ये। तो 13 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने, 7 हैं इसको छोड़ के, जो 7 कॉलम्स है। तो पहले हफ्ते आपका ध्यान ये रहेगा कि यहाँ कोई भी काला बिंदु न रहे। तो काला बिंदु यानी आप इस सद्गुण को अर्जित करने में असफल रहे हैं, या इससे जो संबंधित कोई ऐसी चीज़ आपने की है कि ये कमज़ोर हो रही है आपके जीवन में। जैसे मान लीजिए आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए रविवार को आपने कुछ ऐसा किया या आपने पाया कि आप में कम आत्मविश्वास है किसी स्थिति में, तो आप एक काला बिंदु यहाँ डाल देंगे। तो जिसका अर्थ है कि आप थोड़े कमज़ोर पड़ गए इसमें। तो आपका लक्ष्य रहेगा कि एक भी काली बिंदु न रहे पहले हफ्ते, या जिस भी हफ्ते में आप हैं। तो अगर आप जिस सद्गुण पर भी ध्यान दे रहे हैं उस सद्गुण के संबंध में आपका ये ध्यान रहना चाहिए कि कोई काली बिंदु यहाँ न पड़े। तो इसका मतलब कोई भी गलती अगर इस सद्गुण से संबंधित है तो आपको यहाँ काली बिंदु डालना पड़ेगा। जो जैसे यहाँ उन्होंने काली बिंदु डाली है, यानी इस सद्गुण में वो असफल रहे यहाँ 1 बार या 2 बार, जितनी बार भी आप काली बिंदु डालें वो तो बेहतर है। मेरे ख्याल से वे एक ही बार डालें हैं, पर अब कई काली बिंदु यहाँ बना सकते हैं। जैसे 1 बार हुए, या एक ही दिन में अगर 2-3 बार असफल हुए तो वो भी डाल सकते हैं आप। तो आपका लक्ष्य रहेगा कि ये पूरा एकदम खाली रहे। खाली है यानी आप इसमें महारत हासिल कर रहे हैं और आप सफल हुए उस हफ्ते, क्योंकि आपने ये ध्यान रखा कि इसमें कोई काली बिंदु ना आ जाए। तो ये सशक्त हो गया ये सद्गुण, या आपकी महारत बढ़ गई। तो इसी तरह आप हर हफ्ते इसको लागू कीजिए, एक सद्गुण पर 1 हफ्ता लगाइए। और अंत में, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं एक पुस्तक के बारे में बताऊंगा और एक सफल आदमी के बारे में बताऊंगा जिन्होंने ये तकनीक अपने जीवन में लागू की और उन्हें बहुत सफलता पाई। तो आइए मैं बता देता हूँ उनके बारे में।
उनका नाम है फ्रैंक बेडगर या फ्रैंक बेडगर, उनका नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। और फ्रैंक बेडगर अपने किताब में बताते हैं कि कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन की तकनीक उन्होंने अपने जीवन में लागू की। उन्होंने सद्गुणों की लिस्ट बदल दी थी, कुछ कुछ वही सद्गुण उन्होंने शामिल किए हैं जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शामिल किए थे, पर कुछ कुछ गुण या कौशल उन्होंने बदल दिए हैं। तो जो, क्योंकि अपने उनका क्षेत्र सेल्स का था, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में इसे लागू किया। तो जैसा मैंने कहा, आपका जो क्षेत्र है आप उसमें इसे लागू कर सकते हैं। 13 चीज़ें सोचिए जो आपको अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ उनकी सूची में से क्या है उनकी सूची में। यह मेरी सूची है और उसी क्रम में है जिसमें मैंने उनका प्रयोग किया। उत्साह, पहले हफ्ते यानी इनका ध्यान था उत्साह पर। दूसरे हफ्ते खुद को व्यवस्थित रखना, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये उन्हीं का है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी का ये वो जो सद्गुण उन्होंने लिस्ट किया है। तीसरा, दूसरे की रुचियों के विषय में सोचें। सेल्समैन है तो आप सोचना पड़ेगा दूसरे की रुचि क्या है। चौथा, सवाल पूछने की आप में एबिलिटी होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा। छठवां, मौन। सातवां, गंभीरता। आठवां, अपने विषय का ज्ञान। नौवां, सराहना और तारीफ। 10वां, मुस्कुराना, यानी मुस्कुराने के लिए भी एक हफ्ता है कि उस हफ्ते केवल मुस्कुराने पे ध्यान रहेगा कि क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ लोगों से जब मिलता हूँ, या बस एक निराश चेहरा लेके जाता हूँ अपने कस्टमर्स के पास। तो इसका असर पड़ता है कि आप जितने हंसमुख रहेंगे उतने ही अच्छे सेल्समैन रहेंगे। नाम और चेहरे याद रखना, क्या आपको लोगों का नाम याद रहता है, चेहरे पहचानते हैं। 12वां, सेवा और प्रॉस्पेक्टिंग। 13वां, सेल क्लोज करना, एक्शन। तो यही तकनीक है जिसने फ्रैंक बेडगर को इतना बड़ा सेल्समैन बना दिया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे और एक वैज्ञानिक थे और एक आविष्कारक थे, इन्वेंटर जिसे कहा जाता है। यानी उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली का क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी काम किया। तो आप गूगल करके देखिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन किस प्रकार के इंसान थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इतने बुद्धिमान इंसान ने हमारे लिए एक ऐसी योजना अपने किताब में बताई है कि जिसका अनुसरण करके हम भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप भी इसको लागू करके देखिए और लाभ उठाइए इसका, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।